My channel is Economics with Sarvesh Kumar. Today my topic is classical thought, classical view and Keynesian view में क्या डिफरेंसेस है? द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल व्यू एंड Keynesian व्यू, प्रतिष्ठित विचारधारा और किन्स की विचारधारा में क्या अंतर है? जब हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, आय का, उत्पादन का, रोजगार का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है और Keynesian थ्योरी क्या कहती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जॉन बप्टिस्ट जे.बी. उनकी एक थ्योरी थी, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति मांग का स्वयं सृजन करती है। इसका मतलब है कि अगर सामान बना के रख देंगे तो अपने आप बिक जाएगा। लेकिन 1929 और 30 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड 30 में ये दिखा दिया कि वस्तुएं बहुत बनी हुई थी लेकिन कोई भी सप्लाई बहुत थी लेकिन डिमांड नहीं थी, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। तो देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंसेस है। फिर केन्स ने 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी दी और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिससे जो क्या कहते हैं वर्तमान इकोनॉमी जो है उस पे ही चल रही है। उन्होंने बताया कि क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट। देखते हैं, चलिए देखते हैं। मेरा टॉपिक है क्लासिकल स्कूल थॉट या क्लासिकल थॉट्स, इसको प्रतिष्ठित विचारधारा और इसको बोलते हैं केन्सियन थॉट, किन्स की विचारधारा, विचार जिसको बोलते हैं। पहला है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यहाँ प्रतिष्ठित विचारधारा सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट, अर्थात पूर्ति मांग का स्वयं सृजन करती है। जॉन बप्टिस्ट का जो बाजार का नियम था वो बताता है पूर्ति इंपॉर्टेंट है, पूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि किन्स कहते हैं, किन्स एज्यूम्स इफेक्टिव डिमांड्स, वो कहते हैं कि नहीं, प्रभावी मांग होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण मांग होनी चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम घोड़े को नदी के किनारे तो ले जा सकते हैं लेकिन हम पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, कि सामान बना के रख सकते हैं, सप्लाई बढ़ा सकते हैं लेकिन हम लोगों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, पूर्ति इंपॉर्टेंस नहीं है, उन्होंने कहा कि मांग इंपॉर्टेंस है। उन्होंने मांग को ही इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग की बात करी है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, जहां यहाँ सप्लाई में फोकस करता है, यहाँ या क्या है, प्रभावी मांग पर फोकस करता है किन्स की विचारधारा। सेकेंड जो हमारा है अंतर, इट एज्यूम्स दैट इन एन इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो प्रतिष्ठित विचारधारा है, पुराने अर्थशास्त्रियों का, परंपरागत अर्थशास्त्रियों का विचार है, वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार संतुलन पाया जाता है। मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, प्लान एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लान एग्रीगेट सप्लाई। जबकि जो केन्स हैं, इट्स बिलीव दैट एन इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगी, लेकिन दो कंडीशन हो सकती है। एक ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है जिसको एक्सेस डिमांड की कंडीशन बता सकते हैं, और दूसरा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है जिसको हम क्या है, डिफिशिएंट डिमांड की बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो अधिमांग की स्थिति हो सकती है या तो न्यून मांग की स्थिति होती है और उसमें सरकार का रोल होगा, उसको इंटरफियर करेगी। चलिए देखिए, थर्ड पॉइंट है, सो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इकोनॉमी ऑटोमेटिकली करेक्ट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्रतिष्ठित विचारधारा जो है, उन्होंने वो कहते हैं कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और बाजार की जो शक्तियां हैं, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति है, इसके कारण अर्थव्यवस्था में अपने आप ऑटोमेटिकली संतुलन हो जाता है। तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। जबकि किन्स बोलते हैं गवर्नमेंट डज इंटरफियर व्हेन देयर इज आइदर एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड। अगर किन्स बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में अभावी मांग होगी या न्यून मांग होगी तो सरकार का हस्तक्षेप होगा, तो सरकार उसको क्या करती, करेक्ट करती है, संतुलित करती है, बैलेंस करती है। तो यहाँ सरकारी हस्तक्षेप होता है किन्स के अनुसार, यहाँ बोलते हैं सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, संतुलन यहाँ कहते हैं बाजार की शक्तियों द्वारा होता है, ये बोलते हैं संतुलन क्या होता है, सरकार उसको कर सकती है। चौथा अंतर, at the level of full employment, aggregate demand is perfectly inelastic
रिस्पेक्ट टू द प्राइस। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बोलते हैं कि जहां पूर्ण रोजगार होगा वहां पूर्ति वक्र पूर्णतया विलोच होगी। इसका मतलब है ऑल द रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज्ड आर इम्प्लाइड। इसका मतलब पूर्ण रोजगार है, सभी संसाधनों का प्रयोग किया जा चुका है, अब पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकते हैं। आप देखिए एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ये क्या कहते हैं, ये प्राइस इधर होता है, इधर प्राइस आपका है, इधर एग्रीगेट सप्लाई है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। जबकि केन्स बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, पहले परफेक्टली इलास्टिक होगा टिल फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां तक फुल एम्प्लॉयमेंट है, और आफ्टर दैट इट बिकम्स इन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब है इन इलास्टिक हो जाता है। मैंने कहा पहले पूर्ति बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन मान लीजिए ये बता दिया अगर पूर्ण रोजगार यहाँ क्यों हो गया, इसके बाद क्या है संसाधनों का उपयोग हो गया तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, मतलब तब पूर्ति बढ़ा नहीं सकते हैं। ये अंतर है दोनों में। ये कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, ये बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, अल्प रोजगार संतुलन होता है। ये बोले ओनली वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, केवल ऐच्छिक बेरोजगारी होगी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, a person wants to work, willing to work and get work, but do not wants to do the job work due to low wage rate। काम करना चाहता था, काम का इच्छुक है, लेकिन उसे वर्तमान मजदूरी दर कम होने के कारण वह काम की जगह आराम पसंद करता है, वह अपनी इच्छा से बेरोजगार है। इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दूसरे में कहते हैं कि यहाँ क्या है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि वो काम करना चाहता था, काम का इच्छुक था, लेकिन क्या है वहां सभी लोगों को रोजगार ना मिले। हो सकता है कि कुछ लोग क्या है अल्प रोजगार हो, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम होता है, यहां क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। इसको बोलते हैं अल्प रोजगार संतुलन होता है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पूर्ण रोज की विचारधारा जो क्या कहते हैं प्रतिष्ठित विचारधारा है, वो कहते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन पाया जाता है। ये बोलते नहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट, अपूर्ण रोजगार संतुलन। इसका मतलब है कुछ लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। सातवां, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है मजदूरी कीमत लोचशीलता होता है। कीमत और मजदूरी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कहने मतलब है लोचशीलता होती है। देखिए यहां है, ये देख लीजिए, यहां इसको बोलते हैं वेज रेट, मजदूरी की दर। यहां डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है, श्रम की मांग और श्रम की एड क्या है, डिमांड फॉर लेबर है, ये क्या है सप्लाई ऑफ लेबर है। और जहां डिमांड एंड फॉर क्या है श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जहां काटती है, ये बिंदु जो ई है, रेट क्या है इक्विलिब्रियम है, और यही क्या है ये मजदूरी की दर है, ये आर है, रेट ऑफ ये आर है, मजदूरी दर है। मतलब इस वेज रेट पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति क्या कहते हैं, श्रम की मांग और पूर्ति बराबर है। लेकिन सपोज करिए अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए, इसका मतलब है यहां से लेकर के यहां तक सप्लाई ऑफ लेबर है और यहां से यहां तक डिमांड ऑफ लेबर है, इसका मतलब है एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। अगर श्रम की पूर्ति ज्यादा होगी, मांग कम होगी, तो मजदूरी दर में कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा बोल रहे हैं अगर ऐसी कंडीशन हो तो अगर क्या कहते हैं यहाँ डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा है, सप्लाई ऑफ लेबर कम है, तो क्या है शॉर्टेज है लेबरों की, तो मजदूरी की दर में बढ़ोतरी होगी। तो कहने का मतलब होता है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब फसल का मौसम होगा, सीजन होगा, काम का मौसम होगा, तो मजदूरी दर श्रमिकों की मांग और पूर्ति में अंतर होगा, तो मजदूरी कम हो सकती है, मजदूरी ज्यादा हो सकती है, ये पाया जाता है। ये बोलते हैं किन्स बोलते हैं, लेकिन नहीं वेज प्राइस रिजिडिटी
मजदूरी कीमत भिन्नता होती है। मतलब कहने का मतलब एक बार जो सरकार ने मजदूरी डिसाइड कर दी, निश्चित कर दी, वह निश्चित रहेगी, वह बदलती नहीं है। इसलिए आप इसको देखिए, सेम चीज सेम ग्राफ है, एकदम वैसे ही ग्राफ है। यहाँ वेज रेट आपने कहा था, यहाँ आपने कहा था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर कहा था। ये क्या है? डिमांड ऑफ लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है। सरकार ने क्या कर दिया? अगर मजदूरी दर यहाँ फिक्स कर दी, वेज रेट यहाँ कर दिया हमने, डब्ल्यू कर दिया, वेज रेट कर दिया, तो इस बिंदु पर संतुलन है। कहने का मतलब है कि ये बिंदु क्या है? कोई भी ये संतुलन का बिंदु है। तो मजदूरी सरकार ने कर दी। हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ हो, मान लीजिए यहाँ फ्लक्चुएशन हो गया, सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो गया, डिमांड ऑफ लेबर कम हो गया, यहाँ क्या हो गया? डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा हो गया, यहाँ सप्लाई कम हो गया, लेकिन अल्टीमेटली मजदूरी दर जा करके यही हो गए। कहने का मतलब है कीन्स बोलते हैं कि कीमत और मजदूरी में भिन्नता होती है, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कीमत में लोचशीलता होती है। तो मेरा टॉपिक ये था। मैंने कहा कि कीन्स की विचारधारा और प्रतिष्ठित विचारधारा में क्या अंतर है। हो सकता है आपको सही लगे, समझ में आ जाए। ये देख लीजिए। धन्यवाद।